नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो हमारा है तो होम्योपैथिक पोसोलॉजी पे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि होम्योपैथिक पोसोलॉजी क्या होता। ठीक है, हमने देखा था कि होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोजेज क्या होता है, और हम लोग देखे थे कि एलोपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोजेज क्या होता है। तो हम लोग उसमें देखे थे कि अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन सही भी कर लिए, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन सही कर लिए, तब भी हमको होम्योपैथिक पोटेंसी का सिलेक्शन परफेक्ट करना होगा। अगर मेरा पोटेंसी सही नहीं होगा तो मेरा मेडिसिन सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि हम लोग होम्योपैथिक पोटेंसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, हम लोग एक प्रॉपर पोटेंसी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट पोटेंसी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है पहला चीज कि सिलेक्शन होम्योपैथिक मेडिसिन को सेलेक्ट करने के बाद, यानी लिख सकते हैं हम लोग, इट इज अनदर डिफिकल्ट टास्क आफ्टर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, होम्योपैथिकली पहले तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे, तो उसके बाद जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि हम उसको कौन सा पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर हनीमैन अपने एफोरिज्म 275 में बोले थे, एफोरिज्म 275 में बोले थे कि हम लिख देते हैं एफोरिज्म को, इन स्पाइट ऑफ द करेक्टली selected medicine on the basis of totality symptom, it will not act curatively unless it is given in proper पोटेंसी। ठीक है, तो एफोरिज्म 275 में डॉक्टर हनीमैन क्या बोले थे कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन सही से कर दिए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर अगर आप परफेक्ट मेडिसिन का भी सिलेक्शन किए हैं, तब भी वो मेडिसिन क्यूरेटिवली एक्ट नहीं करेगा, वो मेडिसिन पूरी तरह से डिजीज को क्योर नहीं कर पाएगा जब तक आप पोटेंसी का करेक्ट सिलेक्शन नहीं करते हैं। यानी कि जब तक आप उसको परफेक्ट पोटेंसी नहीं देंगे तब तक आपका मेडिसिन सही से काम नहीं करेगा और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग पोटेंसी का सही से सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर हनीमैन जो थे ना, ब्रॉडर कैटेगरी पे पोटेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे। कितने पार्ट में डिवाइड कर दे पोटेंसी को? ब्रॉडर कैटेगरी में 3 पार्टेड में पोटेंसी जो था उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दे? वो 3 पार्ट में ब्रॉडर बांट दिए, 3 पार्ट में बांट दिए। कौन कौन बांट दिए भाई? तो पहले बोले कि लो पोटेंसी, फिर दूसरा था मीडियम पोटेंसी, और तीसरा था हाई पोटेंसी। ठीक है, एक ब्रॉडर कैटेगरी दिए कि आप किसको लो पोटेंसी बोलिएगा, किसको हाई पोटेंसी बोलिएगा और किसको मीडियम पोटेंसी बोलिएगा। हम लोग ये देख लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग अभी नहीं बोलेंगे 30 देंगे, 200 देंगे, नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? लो पोटेंसी देंगे, हाई पोटेंसी देंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि लो पोटेंसी किसको बोलते हैं और लो पोटेंसी का वर्क क्या होता है। ठीक है, तो लो पोटेंसी क्या बोला जाता है? पोटेंसी बिलो 30 या अप टू 30 किसी भी स्केल में, डेसिमल स्केल में आइए या सेंटिसिमल स्केल में आइए, तो पोटेंसी अप टू 30 तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लो पोटेंसी बोलते हैं। यानी कि अगर सेंटिसिमल स्केल का बात किया जाए तो 28C, 29C, 27C, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? लो पोटेंसी बोलते हैं। ठीक है,
फिर मीडियम पोटेंसी क्या होता है? बिटवीन 30 एंड 1 एम, यानी कि 1000 और 30 के बीच का पोटेंसी, यानी कि 30, 31, 32 से लेके 999 तक के पोटेंसी को हम लोग मीडियम पोटेंसी बोलते हैं। यानी अगर मीडियम पोटेंसी बोला जाए उसमें 30 आएगा, 200 आएगा, 1 एम आएगा, ये सब हमारा किस में आ जाएगा? मीडियम पोटेंसी में। और हाई पोटेंसी क्या होता है? एबव 1 एम से ऊपर वाले पोटेंसी को हाई पोटेंसी बोला जाता है, जैसे 10 एम, cm, 1 cm, इस तरह के पोटेंसी को हम लोग हाई पोटेंसी बोलते हैं। तो डॉक्टर हनीमैन जो थे ब्रॉड, यहाँ हम लोग लिख देते हैं ब्रॉडली वो पोटेंसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। पहला लो पोटेंसी, उसके बाद मीडियम पोटेंसी, और तीसरा क्या था? हाई पोटेंसी। तो लो पोटेंसी में क्या कहता था? पोटेंसी अप टू 30 तक के पोटेंसी को वो लो पोटेंसी बोलते थे। फिर पोटेंसी हाइयर देन 30 जो था उसको मीडियम पोटेंसी बोलते थे, 30 से लेके 1000 तक को, और 1000 से जो हाई हो जाता था उसको वो हाइयर पोटेंसी बोलते थे। ठीक है। अब जो लो पोटेंसी होता था ये क्या होता था? ऑर्गेनोट्रॉपिक। क्या होता था? ऑर्गेनोट्रॉपिक। ऑर्गेनोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? कि जो लो पोटेंसी होता था वो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू पे काम करता था। तो यहाँ लिख देते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू। जैसे मान लीजिए हमको पेट में दर्द है, तो अगर हम लो पोटेंसी लेंगे तो लो पोटेंसी मेरे पेट के किसी एक ऑर्गन या लीवर, किडनी, स्टोमक, किसी एक ऑर्गन या फिर किसी एक प्रॉपर टिश्यू पे ही जाकर काम करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? लो पोटेंसी। इसको डॉक्टर हनीमैन किसके अंदर रखे थे? लो पोटेंसी। तो लो पोटेंसी क्या था? लो पोटेंसी आर ऑर्गेनोट्रॉपिक। ऑर्गेनोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? कि वर्क ऑन ए स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है। फिर मीडियम पोटेंसी क्या था? मीडियम पोटेंसी क्या करता था भैया? तो इट्स इन्फ्लुएंस फंक्शन, यानी कि मीडियम पोटेंसी जो था पूरे बॉडी को फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता था। यानी अगर हम मीडियम पोटेंसी का कोई भी मेडिसिन लेते थे तो केवल एक ऑर्गन पे ही काम नहीं करता था, वो पूरे बॉडी ऑर्गन पे काम करता था। मान लीजिए अगर हम 200 पोटेंसी लिए दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, तो वो केवल पेट के किसी एक स्पेसिफिक पे जाके काम नहीं करेगा कि लीवर पे ही, किडनी पे नहीं, वो पूरे पेट पे काम करेगा। लीवर, किडनी, स्टोमक, इंटेस्टाइन, सभी जगह वो काम करेगा। यानी कि वो होल बॉडी के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता था मीडियम पोटेंसी। और लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी क्या होता था? हाई पोटेंसी साइकिक पोटेंसी होता था। हाई पोटेंसी क्या होता था? साइकिक पोटेंसी, यानी कि ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता था। अफेक्ट न्यूरल कंट्रोल, यानी कि अगर हम हाई पोटेंसी लेते थे तो ये डायरेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। ठीक है। और मीडियम पोटेंसी किस पे काम करता था? इन्फ्लुएंस फंक्शन किसका करता था? होल बॉडी का। ठीक है। तो समझ में आ गया कि पोटेंसी को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: लो पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी और हाई पोटेंसी। तो लो पोटेंसी क्या था? अप टू 30 तक के पोटेंसी को क्या बोला जाता था? लो पोटेंसी। लो पोटेंसी कैसा होता था? ऑर्गेनोट्रॉपिक होता था, यानी किसी एक ऑर्गन पे या एक टिश्यू पे काम करता था। फिर मीडियम पोटेंसी क्या होता था? 30 से लेकर 200, 30 से लेकर 1 एम तक, 30 से लेकर 1 एम तक। तो ये क्या होता था? कंप्लीट बॉडी के फंक्शन को इफेक्ट करता है। और एक होता है हाई पोटेंसी, यानी कि 1 एम से एबव पोटेंसी। क्या करता है? साइकिक पोटेंसी होता है, यानी कि हमारे न्यूरल सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है। तो अब सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। यानी कि अगर हम ससेप्टिबिलिटी को अच्छे से समझ सकें तो हम लोग सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी को भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर हनीमैन बोले थे कि ससेप्टिबिलिटी इज द ओनली गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी। ठीक है कि हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम देखते हैं, हम लोग
सिम्टम के आधार पे मेडिसिन देते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या देखना होता है, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट जो कि किसी चीज़ से कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसी को ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए हम ठंड से कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम गर्मी से कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ए पार्टिकुलर थिंग। अगर हम किसी एक पार्टिकुलर थिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि मेरा हम पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। क्या बोला जाता है इसको, ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी को लेकर एक एग्जाम में कहावत है, मतलब कि जिसपे कि हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है, क्या है कि हायर द ससेप्टिबिलिटी हायर पोटेंसी। ठीक है, अगर लो ससेप्टिबिलिटी है तो क्या लेंगे हम लोग, लोअर पोटेंसी। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी पर्सन किसी एक कंडीशन में ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी एक चीज़ से, तो वहाँ पर हमको हाई पोटेंसी का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, अगर लो ससेप्टिबिलिटी किसी एक चीज़ का लो दिखा रहा है, गर्मी से कम इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग लो पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी जो है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम लोग क्या करके सारा फैक्टर देखते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि फैक्टर ऑन विच सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी डिपेंड। तो एक तो था कि ससेप्टिबिलिटी के आधार पे, तो ससेप्टिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए टोटल 6 फैक्टर्स है जिसपे कि सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है, एज, यानी कि जो हमारा पेशेंट है उसका एज क्या है, बच्चा है, बूढ़ा है, एडल्ट है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, सेक्स, कि वो मेल है या फीमेल है। फिर तीसरा है हैबिट एंड इन्वायरमेंट, कि जो हमारा पेशेंट है वो कैसे हैबिट में रह रहा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, फिर चौथा है हमारा कंस्टिट्यूएंट एंड टेम्परेचर, कि उसका बॉडी टेम्परेचर कैसा है, उसका सराउंडिंग टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, फिर पांचवा है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी के लिए हमको क्या देखना था, पांचवा नेचर एंड डेप्थ ऑफ डिजीज, यानी कि पेशेंट को क्रोनिक डिजीज है या पेशेंट को एक्यूट डिजीज है या फिर क्रोनिक डिजीज विथ एक्यूट मैनिफेस्टेशन है। तो हम लोग देखेंगे कि नेचर और डेप्थ ऑफ डिजीज भी हम लोग देखते हैं सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी के समय। और पांचवा है नेचर ऑफ मेडिसिन, हम जो मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसा मेडिसिन है उस पर भी उसका पोटेंसी का सिलेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग सारे फैक्टर को ब्रॉडली पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एज कैसे इन्फ्लुएंस करता है पोटेंसी को, सेक्स कैसे इन्फ्लुएंस करता है पोटेंसी को। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।